हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर AR मौर्य। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने इस चैनल पर NTA के जो इस वक्त चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैं आपको अपने इस चैनल पर बायोलॉजी के NTA के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो और हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जो NTA का टेस्ट हो चुका है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बच्चों, हम लोग का टारगेट ये है कि हम अपने इस 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके साथ में हम इस चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। सारे थ्योरी जो भी होंगे इसकी कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो लेक्चर्स में इस क्वेश्चन के साथ हो हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है कि बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये कह रहे हैं कि ये क्या है। तो आप लोग को पता है कि चैट में लिखा हो कि बाली, जावा एंड कैस्पियन ये टाइगर की सब स्पीसीज है। डायरेक्ट लाइन टू लाइन आया आंसर है। स्पीसीज ऑफ द पैंथेरा टाइग्रिस, नो, स्पीसीज ना होकर के क्या है, ये सब स्पीसीज है, सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस। ओके बच्चों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस की ये सब स्पीसीज है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एंड वन प्रोसीड फ्रॉम, करें स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है फ्रॉम, कहां से कहां तक जाने पर ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ओके बच्चों, तो हम लोग को पता है दो चीजें हम लोग को पता है। जैसे कि अगर ये माउंटेन है, अगर माउंटेन से ये क्या है, ये प्लेन है, ये प्लेन है। ओके बच्चों, अगर हम ये प्लेन से माउंटेन की ओर जाएंगे तो क्या होगा, स्पीसीज डिक्रीज होगी, स्पीसीज की डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। या अगर अपोजिट अगर हम ले लें कि अगर माउंटेन से बंदा नीचे की ओर आ रहा है तो स्पीसीज इंक्रीज हो जाएगी। ओके, मीन्स ये क्या माउंटेन, ये एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, माउंटेन तो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। मीन्स हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड ये इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड ग्रेडियंट बोल रहा है। अब यहाँ पर बात आ जाती है लैटिट्यूड की। तो बच्चों, लैटिट्यूड आपको समझना है, आप लोगों ने लैटिट्यूड वर्ड अभी तक ध्यान नहीं दिया है इसी को। तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि लैटिट्यूड है क्या है। लैटिट्यूड है ये, जैसे कि अर्थ ये हो जाती है हमारी, ये अर्थ हो जाएगी, ये क्या है हमारे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये क्या हो जाता है बीच में, ये बीच में इक्वेटर हो जाता है। ओके बच्चों, तो यहाँ से इक्वेटर टू पोल की ओर अगर हम बढ़ते हैं, कहाँ से, इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये डिग्री, ये कंटिन्यू इसका एंगल ये इंक्रीज होता जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 90 या 180 एंगल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो एलटीटी, इसको क्या बोलते हैं लोग, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोला जाता है। मीन्स इक्वेटर से पोल की ओर जाने को लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट बोला जाता है। ओके बच्चों, तो अगर हमें पता है, अगर हम लोग इक्वेटर से अगर हम लोग पोल की ओर मूव करते हैं, इक्वेटर से किधर मूव करेंगे, इक्वेटर से अगर पोल की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। मींस अगर हमारा लैटिट्यूड बढ़ रहा है, 0 से 90 की ओर जा रहा है या 180 की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, इसका लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। मींस लो लैटिट्यूड, यहाँ पर क्या होता है, ये इक्वेटर पर लो लैटिट्यूड बोला जाता है और ये पोल पर हाई लैटिट्यूड बोला जाता है, हाई लैटिट्यूड बोला जाता है। तो डाइवर्सिटी कैसे बढ़ रही है, अगर हम पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे, पता है डाइवर्सिटी बढ़ेगी। मींस हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की ओर आएंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाती है ये। ठीक है, यही कहने का मतलब है। यहाँ पर आप लोगों को जो मैं एनसीईआरटी के यहाँ पर पेज रखा हुआ हूँ, आपको यही समझना है कि इक्वेटर से पोल की ओर लैटिट्यूड बढ़ता है ये। ओके, अगर हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगी, या हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड इक्वेटर की ओर आएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी।
वही कह रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन से, तो आपको समझना है क्योंकि चीजें समझ में नहीं आती इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जनरली स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर। जैसे हम इक्वेटर से टूवर्ड पोल की ओर जाएंगे तो क्या हो जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाती है विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन के साथ में। जैसे अभी यहाँ पर ट्रॉपिक्स की बात करें, कह रहे हैं ट्रॉपिक्स, इक्वेटर पर कोई बोलते हैं इक्वेटर पर जो होता है उसको ट्रॉपिक्स बोला जाता है। तो ट्रॉपिक पर बोल रहा है रेंज ये 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ है। मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट या पोलर रीजन से ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। ओके, अब एग्जांपल के रूप में ये बता रहे हैं कि कोलंबिया जो कि इक्वेटर पर है, यहाँ पर टोटल 1400 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती है ये। ओके, जबकि न्यूयॉर्क 41 डिग्री है, 105 105 स्पीसीज है। जबकि ग्रीनलैंड लेटीट्यूड बढ़ गया 71 डिग्री नॉर्थ है, 71 डिग्री नॉर्थ है तो स्पीसीज कितनी है 56। मीन्स देखिए 41 पर क्या है 105 स्पीसीज है, जबकि 71 डिग्री पर क्या है 56। जैसे जैसे लेटीट्यूड बढ़ रहा है स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जा रही है। जबकि इंडिया का मच मच लैंड एरिया कहाँ पर है, ट्रॉपिकल रीजन में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड की पाई जाती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर लैटिट्यूड बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगी, एल्टीट्यूड बढ़ेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी घटेगी। अगर हम प्लेन से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो डाइवर्सिटी घटेगी, अगर हम इक्वेटर से पोल जाएंगे तो डाइवर्सिटी घटेगी। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड पर भी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ऊंचे से नीचे की ओर आएंगे, या हाई लैटिट्यूड मीन्स पोल से कहाँ पर आएंगे इक्वेटर पे आ आएंगे। लो एल्टीट्यूड मतलब क्या, इक्वेटर की ओर। हाई लैटिट्यूड मतलब क्या, पोल से इक्वेटर की ओर, तभी स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। सो आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन में लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड, नो, लो एल्टीट्यूड प्लेन से ऊंचे के आगे घटेगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड ये करेक्ट है, बट लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड ये रॉन्ग है, सो रॉन्ग। ओके, आंसर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम। कह रहा कौन सा एनिमल अभी जस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा है, रिसेंट टाइम में एक्सटिंक्ट हुआ है इंडिया से है। ओके, तो पैंथेरा लियो नो, एस्नोनिक्स जुबैटस ये क्या है, ये इसको बोलते हैं क्या, चीता। ये फास्टेस्ट एनिमल होता है, ये अभी जस्ट एक्सटिंक्ट हुआ है इंडिया से। ओके बच्चों, आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा ट्रू है और फॉल्स, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करा जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है आप सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल। बिल्कुल, तो हम लोग के पास टोटल 3 डाइवर्सिटी थी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड कौन सा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। इसका एग्जांपल में क्या था, जैसे राइस की टोटल कितनी 50,000 स्ट्रेन पाई जाती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा हुआ है नीट में एनसीईआरटी में कि 50,000 स्ट्रेन है राइस की। ओके, वैरायटी नहीं, इंडिया में 50,000 स्ट्रेन है एंड 2 लाख वेराइटीज पाई जाती हैं ये राइस की। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग कंफ्यूज होते हो कि 50,000 2 लाख क्या है, दोनों चीजें। तो एनसीईआरटी में 50,000 स्ट्रेन है, 2 लाख वेराइटीज राइस की पाई जाती हैं। जबकि मैंगो की क्या है, मैंगो की टोटल 1500 इसकी वेराइटी पाई जाती है। बिल्कुल, इसको याद रखना, मैंगो की 1500 है ये। ओके, तो ये क्या है, ये जेनेटिक लेवल पर चेंजिंग है ना इनकी, राइस और मैंगो की, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। ओके, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी शोन बाय द सिंगल स्पीसीज एट जेनेटिक लेवल, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, इट इज द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ कम्युनिटी। क्या अगर प्लांट कम्युनिटी की बात करें, क्या राइस सारे के सारे प्लांट की डाइवर्सिटी को बताता है, नहीं, ये वनली राइस को बताता है, सारी पूरे कम्युनिटी को नहीं बताता है, पर्टिकुलर स्पीसीज के जेनेटिक लेवल को बताता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ड्रॉल्फिया ओमेटेरिया सोच वेरिएशन इन दी टर्म ऑफ कंसंट्रेशन एक्टिव केमिकल डिस्टर्बिन। यस,
राउल पिया वो मटेरियल क्या है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है, हिमालयन रीजन पर पाया जाता है डिफरेंट इसका राउल पिया वो मटेरियल क्या है, अपना जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करता है, केमिकल के पोटेंशियल के आधार पर डिफरेंट इसकी वेराइटी या स्ट्रेन पाई जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ मैंगो। मैंगो की नहीं है, कितनी है, राइस की है, मैंगो की कितनी है, टोटल 1500 वेराइटीज पाई जाती है। सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, तो हमारे पास आंसर कौन कौन सा सही हुआ, A and C true and B and D false। A true, B true, B true हुआ तो ये false हो जाएगा। ओके, A true है, B false है, C true है, D false। So answer B is the option B is the right answer हो जाएगा। ओके, next question, which of the following shows maximum genetic diversity in India। इंडिया में maximum genetic diversity किसकी थी, राइस की थी। किसकी, 50,000 स्ट्रेन एंड 2 लाख क्या है, वेराइटीज पाई जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ ग्लोबल डाइवर्सिटी इन शेयर्ड बाई इंडिया। इंडिया कह रहा है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी का क्या परसेंटेज शो करता है, तो इंडिया जो है, इंडिया के पास टोटल लैंड एरिया कितना है, इंडिया के पास टोटल पूरा लैंड एरिया किसका, वर्ल्ड का लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड का परसेंटेज लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड कितना है, ये टोटल 2.4% पाया जाता है। याद रखना, वो पूरे वर्ल्ड के जो जमीन है उसका 2.4% लैंड एरिया है, बट डाइवर्सिटी कितना शो करता है, इतना कम लैंड एरिया होने के बाद भी ये डाइवर्सिटी कितनी शो करता है, ये 8.1% डाइवर्सिटी को शो करता है ये। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का 8.1% शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहा है, तो बोटेनिकल गार्डन के बारे में आप जानते हो कि ये एक सीटू कंजर्वेशन शो करता है। तो हम इसको क्या शो करते हैं, यहाँ पर एक सीटू इन सीटू हमने नॉर्मल फ्लो चार्ट दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट डालो। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का 2 अप्रोचेस, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू में क्या क्या है, हॉट स्पॉट पहले क्या थे 25 थे, नाउ 9, तो हॉट स्पॉट ऐड होने के बाद कितने हो गए, टोटल 34 हो गए। तो हॉट स्पॉट 34, बायोस्फीयर रिजर्व 14, नेशनल पार्क 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 एंड सेक्रेट ग्रुप्स। तो टोटल इन सिटू में क्या क्या आ गया, हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सेक्रेट ग्रुप्स, टोटल 5 इन सिटू कंजर्वेशन। जबकि एक सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या है, बोटेनिकल गार्डन। यस, दिस इज बोटेनिकल गार्डन, जो कि आपके क्वेश्चन में यहाँ शो कर रहा है। ये क्या है, ये एक सिटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क हो गया, वाइल्ड सफारी पार्क हो गया। ओके, नेशनल पार्क नहीं, नेशनल पार्क क्या है, इन सिटू में, जूलॉजिकल पार्क क्या है, एक सिटू कंजर्वेशन। इसको याद रखना, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, पैलिन बैंक, जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, एक्वेरिया, होम गार्डन, से क्या है, सारे के सारे एक सिटू कंजर्वेशन है, आपको रट डालो यहाँ पर। ओके, हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट बोटेनिकल गार्डन के बारे में, दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। नो, ऐसा कोई नहीं प्रोवाइड करता है। कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, नो, दे अलाउ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म। यस, दिस इज राइट ऑप्शन सी, ये एक सिटू कंजर्वेशन शो करता है, ये जर्मप्लाज्म कलेक्शन के लिए बिल्कुल से एक सिटू कंजर्वेशन शो करता है, ये आपको पता है। आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, next question, table, a table of species diversity in different area is given here। different area, area A, B, C, D, 4 एरिया में कर रहा है कि स्पीसीज डाइवर्सिटी दी गई है। पहले ऑप्शन में क्या दे रहा है कि 5 एरिया में 5 है स्पीसीज है, बी में 5 है, सी में 0 है, डी में 0 है। सेकेंड ऑप्शन में एरिया बी में 12 है, 12 है, बी ऑप्शन में बी एरिया में 6 है,
सी में 3 है, डी में 2 है, मतलब मीन्स कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग हो रहा है। जबकि थर्ड में 5, 4, 4, 5 मीन्स सब में लगभग डायवर्सिटी बराबर एनिमल्स पाए जा रहे हैं, बराबर पाए जा रहे हैं, कम ना ज्यादा, लगभग सब में एक इक्वल रेंज लेकर चल रहा है। ओके बच्चों, जबकि फोर्थ ऑप्शन में देखें तो 12, 7, 3, 2 ये भी कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग शो कर रहा है, जबकि सी ऑप्शन इक्वल है। ओके बच्चों, और ए में भी, फर्स्ट ऑप्शन में भी डिक्रीजिंग है। तो जिसमें बायोडाइवर्सिटी अगर 4 एरियाज लोगे कहीं पर, तो सब में जहां पर डाइवर्सिटी क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के पाए जाएंगे, वो सबसे बेस्ट डाइवर्सिटी के लिए माना जाता है कि वहां पर सारे डाइवर्सिटी, सारे एनिमल्स बराबर इक्वल अमाउंट में पाए जा रहे हैं, तो वहां का पारिस्थितिक तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है, मेंटेन्ड है, तो वहां की डाइवर्सिटी मोस्ट स्टेबल हो जाएगी और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वहां पर ग्रो करेगी। सो आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएंगी, मोर डाइवर्स, थर्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों एरिया में ABCD सब में लगभग बराबर बराबर अमाउंट में एनिमल्स की स्पीशीज पाई जा रही है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थर्ड क्या हो जाएगा, मोर डाइवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ABC following diagrammatic representation global diversity showing in the appropriate number species major taxa invertebrate। करा कि इन्वर्टिब्रेट के टैक्सा के बारे में करा है, ABC के बारे में। जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, इंसेक्ट, ये क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट के बाद क्या था, इंसेक्ट के बाद क्या आएगा, ये मोलस्का आ जाता है, ये मोलस्का। उसके बाद क्या है, सी क्रस्टेशिया आ जाता है, एंड बी क्या हो जाएगा, अदर एनिमल्स हो जाएंगे। अदर एनिमल्स ग्रुप हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो पूरे इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है, सब ज्यादा इंसेक्ट है, फिर मोलस्का है, क्रस्टेशिया, देन अदर एनिमल्स ग्रुप हो जाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम मैंने एनसीईआरटी का डायरेक्ट यहाँ पर आपको समझने के लिए रख दिया कि आपको रिमाइंड हो जाए, इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशिया, देन अदर एनिमल्स ग्रुप्स है। ओके बच्चों, यहाँ पर ABC मीन्स AC भी दिया हुआ है, इसको A दे दिया है, C दिया है, देन B दिया है। ऑप्शन में ए मोलस्का है, आपको पता है कि इसमें आपने पढ़ा मोलस्का, क्रस्टेशिया, देन अदर एनिमल्स ग्रुप्स। सीधे ऑप्शन में आप डायरेक्ट यही चूज करोगे, मोलस्का, क्रस्टेशिया, अदर एनिमल्स ग्रुप्स डायरेक्ट देखोगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मोलस्का, क्रस्टेशिया, अदर एनिमल्स ग्रुप्स। ऑप्शन आप नहीं पढ़ोगे किसमें किसमें क्या दिया है, तो लगभग इसमें 60% बच्चे ऑप्शन ए को टिक करते हैं, मोलस्का, क्रस्टेशिया, एनिमल्स ग्रुप्स, और जो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि ए को मोलस्का दिया है जो कि सही है, बी को क्रस्टेशिया शो कर रहा है, क्रस्टेशिया है नो डाउट, बट बी क्रस्टेशिया ना होकर के सी क्रस्टेशिया है, जो कि यहाँ बी दिया हो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सी अदर एनिमल ग्रुप्स ना होकर के बी अदर एनिमल्स, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ये सीक्वेंस तो दिया है बट ए बी सी दे दिया है, ए सी बी होता तो सही हो जाता। ओके बच्चों, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ए मोलस्का है, बी अदर एनिमल्स ग्रुप्स है, यस बी अदर एनिमल्स ग्रुप्स है, आप देख सकते हो ये अदर एनिमल्स ग्रुप है, एंड सी क्रस्टेशिया है, यस सी क्रस्टेशिया है। ओके राइट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो कि आप यहाँ ये मिस्टेक करोगे कि जल्दबाजी में 60% बच्चे जस्ट देखते ही मोलस्का, क्रस्टेशिया, अदर एनिमल्स ग्रुप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें किसी भी सिंपल क्वेश्चन को टाइम देकर पढ़ना है, जिससे हमारे सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो, और हमारे सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन ही गलत होते हैं, हमें बचाना है। और सिंपल क्वेश्चन से ही हमारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्ट, और सिंपल क्वेश्चन ने गलत किया तो आउट ऑफ 5 आउट ऑफ सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन कर लिया तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर टफ क्वेश्चन है वो हमारी रैंक बनाएगा, बट सिंपल क्वेश्चन सिलेक्ट करवाता है। तो हमको सिलेक्ट होना है, हमको एक कॉलेज की एक सीट ही तो चाहिए यार सिलेक्शन के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन आउट रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में कौन सा ऑड वन है ये, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, यस ये है, इंडो बर्मा ये भी है, एंड फॉरेस्ट ऑफ जयंतिया, खासी, मेघालय, ये हॉट स्पॉट नहीं है, ये क्या है, ये सेक्रेट ग्रुप्स है, ये हिमालय ये भी हॉट स्पॉट है। तो वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय ये हमारे हॉट स्पॉट हो जाते हैं, जबकि खासी, जयंतिया, हिल्सा, मेघालय ये क्या है, सेक्रेट ग्रुप्स हो जाते हैं। सो ये ऑड है हमारा सीधा
राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑड वन है। सेक्टर ग्रुप की बात करें तो टोटल कितने हो जाते हैं, खासी, जयंता हिल्स ऑफ मेघालय। ओके बच्चों, और क्या हो जाता है ये, अरावली हिल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान हो जाता है। और चंदा बस्तर एरिया, चंदा बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये चीजें हमारे क्या हो जाते हैं, सेक्टर ग्रुप्स हो जाते हैं। सारे सेक्टर ग्रुप्स आप रट डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट के नेम्स पूछ लेता है डायरेक्टली। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया नॉट अलाउिंग एनी फॉरेनर टू एक्सप्लोर इंडियन बायोडाइवर्सिटी वाज पास इन, कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया का जो था, किसी फॉरेनर को इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर या यूज ना कर सके, ये कब लाया गया था, ये आया था सन 2002 में, 2002 में ये रूल आया था कि हम प्रिवेंट कर सके कोई हमारे बायोडाइवर्सिटी को यूज ना कर सके। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, introduction of alien species into a new area passes the three type extension of indigenous species due to, करा किसी एलियन स्पीसीज को अगर हम किसी एरिया में डाल देते हैं तो वहाँ इंडोजीनियस स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगती है, ऐसा क्यों होता है। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे नदियों में जो पाई जाती है, जो हमारी के यहाँ की पाई जाती है, कैटफिश पाई जाती है, इंडिजीनियस कैटफिश या मांगुर बोलते हैं इसको हिंदी भाषा में। तो कैटफिश, इंडिजीनियस जो कैटफिश थी, ये एक्सटिंक्ट हो गई या विलुप्त होने का कगार पर आ गई, क्यों, क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश का इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारी रिवर्स में, और ये कि हमारी जो इंडिजिनियस कैटफिश थी वो एक्सटिंक्ट होने लगी। क्यों, क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश एक एलियन स्पीसीज की तरह इसको इन्वेस्ट किया गया। और क्यों, क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश का कोई वहां नेचुरल प्रीडेटर नहीं था कि इसकी संख्या को कम किया जा सके। अगर किसी भी जगह किसी स्पीसीज का नंबर बढ़ जाएगा, अदर स्पीसीज के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी, अदर स्पीसीज को एक्सटेंड कर देगी। इसीलिए नेचर किसी भी स्पीसीज को एक निश्चित नंबर से ज्यादा बढ़ने नहीं देती है, चाहे जिसकी स्पीसीज की भी हो। अगर किसी जंगल में, किसी फॉरेस्ट में अगर लायंस की नंबर बढ़ जाएगा तो डियर या हिरन की संख्या कम होने लगेगी। तो नेचर क्या करती है, उन लायंस को कंट्रोल करके रखती है, कभी नंबर इंक्रीज नहीं होने पाता है कि जंगल हिरनों से विलुप्त हो जाए, डियर से ही ना रह पाए उसमें। तो नेचर में कंट्रोल करके रखती है हमेशा किसी भी स्थान पर, ये उसका डायवर्सिटी का रूल है। बट नेचर के अपोजिट उस जंगल में जहां पर उसका कोई रोकने वाला ना हो, किसी ऐसी स्पीसीज को दूसरे स्थान में ला दिया जाए कि अब उसको कंट्रोल करने वाला ना होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में क्या था कि कैक्टस वहां इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो मिलियन हेक्टेयर्स में कैक्टस स्प्रेड हो गया। और क्यों, क्योंकि वहां उसको कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था उस कैक्टस को खाकर खत्म किया जा सके, इस वजह से वो बढ़ गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैक्टस को क्या किया गया कि उसके जहां से लाया गया तो वहां से नेचुरल प्रीडेटर लाया गया, तब जाकर कैक्टस कंट्रोल में आया। तो कोई भी एलियन स्पीसीज इंडिजिनियस स्पीसीज के एक्सटेंशन का कारण क्यों बनता है, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है। तो आंसर क्या है, देयर हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, नो, देयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, नो, ऑप्शंस ऑफ देयर नेचुरल प्रेडेटर ना होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा और वो पूरे एरिया को अपने अंडर में लेकर के अदर स्पीसीज को एक्सटेंड कर देगा। अगर नेचुरल प्रेडेटर ला दिया जाए तो कंट्रोल में आ जाएगी। तो आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे ऐसा क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीसीज, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, 1.7 to 1.8 मिलियन है। मीन्स कितनी, 17 लाख से कितनी, 18 लाख स्पीसीज पाई जाती है। टोटल 17 लाख से 18 स्पीसीज पाई जाती है। तो IUCN के अनुसार क्या है, 1.5 मिलियन मीन्स कितनी, 15 लाख जातियां पाई जाती हैं। ये टोटल स्पीसीज पाई जाती है किसके अनुसार, IUCN के अनुसार। ये 1.7 मिलियन टोटली पाया जाता है। ओके बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.7 to 1.8 मिलियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट्स प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज, करा है कि इस डायग्राम में जो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, मेजर टैक्स ऑफ प्लांट्स की स्पीसीज हैं। सिलेक्ट इनके बारे में करें, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, A2 और B के बारे में। ओके, तो A और B दिया, इसी बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ लाइकेन से शुरू किया हुआ है। जैसा कि आप जानते हो लाइकेन के बाद क्या आता है, लाइकेन के बाद एल्गी का विकास हुआ था। एल्गी के बाद क्या आया था, एल्गी के बाद फंगस आया था, फंगी आया। उसके बाद क्या आया, उसके बाद ब्रायोफाइटा डेवलपमेंट हुआ था। ब्रायोफाइटा के बाद टेडोफाइटा, देन
जिम्नो देन एंजियो, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंजियो स्पर्म हो जाता है ये। ओके बच्चों, तो सिंपल सा हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन के अनुसार। लाइकेन, लाइकेन के बाद एल्गी आया, एल्गी के बाद क्या जाएगा, फंगस हुआ, फंगस के बाद जो है ब्रायोफाइटा, देन टेडोफाइटा, देन जिम्नो, देन एंजियो, वही सीक्वेंस पूछ रहा है। तो आप ये चीजें, आप इस चीज को आप यहाँ अपने इस एनसीईआरटी के डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए रख दिया हूँ। लाइकेन है, लाइकेन के बाद एल्गी है, एल्गी के बाद फंगस है, फंगस के बाद ब्रायोफाइटा मासेस है, देन फर्न एंड एलीज दिया हुआ है, देन एंजियोस्पर्म। तो सबसे ज्यादा पूरे पृथ्वी पर क्या है, अर्थ पर, एंजियोस्पर्म है या तो फंगस है। पूरे प्लांट स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम लोग इस बारे में। ओके बच्चों, यहाँ से आप इस चीज को, साइकिल को आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से तैयार कर सकते हो। इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, ए के बारे में बोल रहा है कि ए क्या है, ए रिप्रेजेंट दी ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद काइटिनस सेल वॉल। ये क्या है, फंगस है, हमने पहचान लिया। फंगस क्या होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, बिल्कुल सही है, विद काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बी देखते हैं, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी के बारे में कर रहा है कि मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, मोनेरा का किंगडम नहीं होता, किंगडम प्लांटिक होता है ये एंजियोस्पर्म। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ना हो नहीं है, तो ऑप्शन बी इधर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट दो सीड प्लांट इन विच सीड आर इंक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट। ये सीड प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंजियोस्पर्म, और सीड फ्रूट के अंदर पाया जाता है एंजियोस्पर्म, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थर्ड सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। फोर्थ, ए एंड बी रिप्रेजेंट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो बी एंजियोस्पर्म है, ए फंगस है, जिम्नोस्पर्म नहीं है, तो डी या फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन सा रॉन्ग हुआ, सेकेंड एंड फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग इनकरेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग, नो, सेकेंड एंड फोर्थ ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा कि सेकेंड फोर्थ रॉन्ग है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिलेटेड टू टाइप ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में कर रहा है कि कौन सा जेनेटिक डाइवर्सिटी को कौन सा रिलेट कर रहा है। टाइप ऑफ स्पीसीज विद इन अ कम्युनिटी, नो। टाइप ऑफ कम्युनिटी इन एन एरिया, नो। जीन बेस्ड डाइवर्सिटी, यस, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब जीन बेस्ड डाइवर्सिटी होती है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो 1992 नोन एज। 1992 में जो हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, क्या था, 1992 में अर्थ समिट हुई थी। ओके, जबकि वर्ल्ड समिट की बात करें, वर्ल्ड समिट की बात करें तो 2000 या 2002 में ये हुआ था, कहाँ पर, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था ये, इसके लिए। ओके बच्चों, कैसे याद करेंगे वर्ल्ड समिति और अर्थ समिति। अर्थ मतलब क्या, ई फॉर अर्ली, अर्ली में अर्ली कौन है, 1992 अर्ली है, जबकि 2002 क्या है, ये लेट है ये। ओके, अर्थ समिति, ई फॉर अर्ली, ई फॉर अर्ली हो जाएगा, अर्थ समिति हो जाएगी 1992 में हो जाएगी। ओके बच्चों, एंड जो जी समिति ये किसके लिए थी, ये चैल्कोजेन फैमिली, कौन सी, ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड ये समिट, जी समिट रिलेटेड है, चैल्कोजेन से संबंधित है। जबकि MAB प्रोग्राम का मतलब क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन बायोस्फीयर के साथ कैसे रहेगा, ये मैन एंड बायोस्फीयर एक टर्म दिया गया, MAB दिया गया। ओके बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अर्थ समिति हो जाएगी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हाट इज कॉमन टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कह रहा है कि कॉमन टू टेक्निक क्या करा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर के बारे में क्या कॉमन है। ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन, आपको पता है कि तीनों क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन है ये। ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन, यस, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगी। इन सिटू में देख लो कौन कौन से है, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, क्रायोप्रिजर्वेशन जो कि दिया हुआ है। ओके, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर मेथड, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो तीनों चीजें दी हुई है, तीन के तीनों क्या है, ये यहाँ पर दी हुई है, एक सिटू कंजर्वेशन है। अदर ऑप्शन क्या है, सीड बैंक हो जाएगा, पालन बैंक, जिन बैंक, फील्ड जिन बैंक, एक्वेरिया, होम गार्डन, ये सारे एक सिटू में। यहाँ से रट डालो, बहुत शॉर्ट में मैंने समराइज करके यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इन सिटू में क्या, हॉट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी सेंचुरीज, सेक्रेड ग्रुप्स।
ये सारे के सारे 5 इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन हो गए। इसमें केवल इनका नेम पूछता है कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, केवल यही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन फॉर द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी, इन ट्रॉपिकल रीजन में ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स मतलब क्या समझ पा रहा हो, ये पोल हो गए अर्थ के, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो ये जो ये ट्रॉपिक्स रीजन है। ओके बच्चों, यहाँ पर मैं ट्रॉपिकल रीजन बना दे रहा हूँ उसको, यहाँ पर थोड़ा ये झुकी रहती है अपने, ये पोल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये चीज जो रहती है इसकी, ये जो बीच से पृथ्वी को 2 भागों में कट करता है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, सूर्य की रोशनी कंटिन्यू, जैसे अगर यहाँ पर सन हो जाता है तो कंटिन्यू सूर्य की रोशनी पड़ती रहती है इतने पार्ट में। ओके, तो इस पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी जो पड़ती है, ये हमेशा सीधी रोशनी पड़ती है इक्वेटर पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ये प्रोडक्शन ट्रॉपिक्स रीजन में क्या होता है, कंटिन्यू सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा पानी बरसता है, तो कंटिन्यू वहां पर पानी और सूर्य की रोशनी कंटिन्यू एनर्जी अवेलेबल है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता रहेगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सबसे ज्यादा ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। ओके, तो ऑप्शन सी में क्या है? मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन दी ट्रॉपिक्स रिजल्टिंग हाई प्रोडक्टिविटी। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। अदर, यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है? ऑल टाइम पानी बरस रहा है, कंटिन्यू क्या है? गर्मी पर पड़ रही, सूर्य की रोशनी पड़ रही, ऑल टाइम मौसम क्या है? ये यहाँ पर एक समान मौसम रहता है, एक समान मौसम रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, एक समान मौसम कंटिन्यू आपको पानी वर्षा रहते हैं। इसलिए ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? ये लेस सीजनल होते हैं, मतलब इसमें सीजन चेंज नहीं होता है और हमेशा कांस्टेंट होंगे, तो ये ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। अदर क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन में कोई चीज ये लाखों सालों से अनडिस्टर्ब, मिलियन सालों से अनडिस्टर्ब, कोई यहाँ डिस्टर्ब, इतने घने जंगल है कि वहाँ कोई दिन में भी अंधेरा दिखता है, कोई वहां जाएगा तो आंध्र पट्टा वहीं जा रहा है वहीं पर खो जाएगा, तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए वहां पर कोई आज तक जाता नहीं है। तो जब जाएगा नहीं तो लाखों सालों तक ये अनडिस्टर्ब पड़ा रहा, कभी कोई उसे वो परेशान करने नहीं गया जंगल में किसी को कट करने के लिए, अदर चीजों के लिए। जब डिस्टर्ब नहीं करेगा तो ज्यादा टाइम मिल गया, ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। जब किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कंटिन्यू प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो ट्रॉपिकल रेडिएटिव क्या है? रिमेन्ड ऑलमोस्ट अनटच्ड या अनडिस्टर्ब मिलियंस ईयर, लाखों सालों तक अनडिस्टर्ब बने रहे, इस वजह से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई। तो तीनों रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। तो आल आप दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया क्यों? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के बारे में कर रहा है। ये डायरेक्ट एंड स्टैटिक लाइन उठाया है। वैल्यू ऑफ जेट लाइन इन द रेंज ऑफ रिगार्डलेस टैक्सोनॉमिक ग्रुप और दी रीजन के बारे में कर रहा है। तो जेट लाइन क्या है? टैक्सोनॉमिक ग्रुप या उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितना 0.1 टू 0.2 के बीच का लाइन ही डायरेक्ट एंड स्टैटिक लाइन दिया हुआ है कि ये नॉर्मली जेट लाइन जो होती है 0.1 से 0.2 तक ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, किसी भी ग्रुप या रीजन पर डिपेंड नहीं करती है। जो आप डायग्राम यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या है? स्पीसीज रिचनेस और एरिया। स्पीसीज और एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? ये दिया था अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। ओके बच्चों, इन्होंने दिया था। और ये चीज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने दिया था। इसका फार्मूला क्या होता है? यस इक्वल टू सी एक पावर जेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस इज इक्वल टू सी एक पावर जेड, या ये क्या पैराबोलिक पाथ रहेगा। लेकिन अगर लॉगरिथमिक इसके ले लेंगे तो log a इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लॉगरिथमिक स्पेस पर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन जाता है, log a इज इक्वल log c प्लस जेड log a। तो यही जेड लाइन, जेड को क्या बोल रहा है? जेड लाइन यहाँ दिया हुआ है। जेड लाइन कितना रेंज जाती है? ये रेंज 0.1 टू 0.2 तक, 0.1 से 0.2 तक रहेगा, रिगार्डलेस टैक्सोनॉमिक ग्रुप। ये किसी ग्रुप टैक्सोनॉमिक ग्रुप पर डिपेंड नहीं करेगा या रीजन पर डिपेंड नहीं करता है जेड। ओके बच्चों, नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने इस पेज को रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये।
यहाँ पर कह रहा है कि अगर बात करें हम इसकी जो जेड लाइन है कि यू एनालाइज कर रहा है कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात कर रहा है वेरी लार्ज। अगर स्पीसीज और एरिया का करें बहुत लार्ज हो, यहाँ समझना है कि बहुत लार्ज एरिया लाइक क्या, एक इंटायर कॉन्टिनेंट ले लीजिए, हिमालय कॉन्टिनेंट ले लिया जाए, ठीक है, या क्या ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट ले लिया जाए, वहां पर क्या हो जाएगा, स्लोप लाइन क्या हो जाएगी, मच स्टीपर। याद रखना अगर इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करेगा, रेगिस्तान या मरुस्थल कॉन्टिनेंट ले जाएगा तो स्लोप लाइन की मच स्टीपर हो जाएगी। और जेड वैल्यू क्या 0.6 to 0.12 मीन्स 0.6 से 1.2 के बीच लाइन करेगी। जेड लाइन क्या लाइन करेगी 0.6 to 1.2 के बीच लाइनअप करेगी एक इंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, ना कि पर्टिकुलर एरिया के लिए। ओके बच्चों, मतलब बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है, ज्यादा डाइवर्सिटी हो जाएगी तो ज्यादा ये भी बढ़ जाएगी वैल्यू। अब एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो यहाँ पर एग्जाम्पल ध्यान देना। एग्जाम्पल में कर रहा है कि एक फ्रूगी ओरस या फ्रूट ईटिंग बर्ड आ जाएगी एक कॉन्टिनेंट से, एंड मैमल एक कॉन्टिनेंट से मैमल ले लिया जाए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से। अब डिफरेंट कॉन्टिनेंट मींस फ्रूगीवोरस बर्ड और मैमल डिफरेंट कॉन्टिनेंट हमने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप लाइन क्या होगी मच स्टीपर। 1.15 शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है 1.15 ये शो कर रहा है, ये 1.15 शो करेगा। तो किसके बीच आ गया, ये आ गया 0.6 to 1.2 के बीच, क्या आ गया 1.15 लाई कर गया ये। क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, अगर किसी कॉन्टिनेंट पर्टिकुलर डिफरेंट कॉन्टिनेंट इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करेगा तो जेड लाइन की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा 0.1 to 0.2 तक ही रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स की बात कर लिया तो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are the four major cause of the accelerated rate of the species extinction which are collectively called as evil quartet। कह रहा है कि चार मेजर रीजन है स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने के, विच वन ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन द इविल क्वार्टेट में, कह रहा है कौन सा नहीं है चार रीजन में। ओवर एक्सप्लोइटेशन, यस ओवर एक्सप्लोइटेशन है, को एक्सटेंशन है, एलियन स्पीसीज इन्वेशन है, बट पॉल्यूशन नहीं है, ये पॉल्यूशन की वजह से एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। ओके बच्चों, अब एक चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओवर एक्सप्लोइटेशन मतलब कि अत्यधिक शोषण, अत्यधिक शोषण मतलब कि आप लोग समझ सकते हो, कुछ लोगों की लाइफ गुजरा होता, मतलब कि ह्यूमन लाइफ में भी है, किसी का ओवर एक्सप्लोइटेशन कर लिया जाए तो आदमी की हालत क्या हो गया, कि पर्टिकुलर इंसान की क्या कंडीशन होगी ओवर एक्सप्लोइटेशन करने पर। एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे, ओके मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। बट नीट में ह्यूमन लाइफ से ओवर एक्सप्लोइटेशन का नहीं मिलेगा भाई। नीट में क्वेश्चन आएगा कि एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग दिया हुआ है टूना फिश, टूना फिश का एक्सटेंशन मेन रीजन क्या है ओवर एक्सप्लोइटेशन। क्यों, क्योंकि टूना फिश जो है बहुत महंगी बिकती है, लगभग करोड़ों में या लाखों में बिक जाती है एक टूना फिश। इसलिए इस टूना फिश को क्या करते हैं कि मछुआरे या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां समुद्र से पूरे विश्व की कंपनियां इसको पकड़ती है, पकड़ कर ये पैसे के लिए इसको इकोनॉमिक कंडीशन के लिए इसको बेचती हैं। इस वजह से अत्यधिक ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से, अत्यधिक शोषण की वजह से टूना फिश क्या हो रही है, ये समुद्र में एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है ये। ओके बच्चों, मेन रीजन ये है। अब को एक्सटेंशन साथ साथ मरना मीन्स मतलब कि हम जी न सकेंगे सनम, तुम्हारे बिना जी न सकेंगे, तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे, ये है। तो इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। पहले ऐसा होता था कि आप लोग एग्जाम्पल कुछ ना कुछ देखे होंगे ह्यूमन लाइफ में, जो कुछ प्रेमी जोड़े होते हैं, अगर शादी नहीं हो पाती तो क्या होता है, एक ने फांसी लगाई तो दूसरा जहर खाकर मर जाता है। इसको क्या बोलते हैं को एक्सटेंशन। तुम मरोगे तो हम भी मर जाएंगे, जीना मरना साथ साथ में। बट अब चीजें डिफरेंट हो चुकी हैं, ये पहले वाली कहानी थी, अब उतनी चीजें ये चीजें नहीं रह गई हैं। अब क्या है, तुम जाओ हम तो अपना अडाप्ट कर जाएंगे, तुम्हारे लिए हमारे अपनी जान नहीं देंगे। ओके बच्चों, ये अडाप्टेशन है ये। ओके, ये अडाप्ट करो, और ये सही भी नहीं है कि एक कि अगर कोई चला गया तो उसके लिए हम अपनी जान दे दें, अच्छी बात नहीं है। तो अडाप्ट करो, ठीक है, जाओ कोई दूसरी आ जाएगी। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट ये हो गया को एक्सटेंशन। तो को एक्सटेंशन ह्यूमन लाइफ पर नहीं क्वेश्चन आएगा, को एक्सटेंशन पर क्या क्वेश्चन आएगा, जो नीट में क्वेश्चन आएगा इसकी बात करते हैं। वो तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि समझाने के लिए को एक्सटेंशन होता क्या है। बट को एक्सटेंशन नीट का क्वेश्चन ये है कि इसमें आ जाता है कि प्लांट एंड पॉलिनेटर, इसका बेस्ट एग्जांपल है को एक्सटेंशन का। क्या एग्जांपल है,
प्लांट एंड पॉलिनेटर, प्लांट एंड पॉलिनेटर मतलब एक पॉलिनेटर जो पर्टिकुलर प्लांट को ही पॉलिनेट करता है। अगर वो पॉलिनेटर किसी रीजन से खत्म हो गया, डेथ हो गई, तो प्लांट की स्पीसीज डेथ या खत्म एक्सटेंट हो जाएगी। ओके बच्चों, जैसे कुछ स्पीसीज आर्किड की स्पीसीज है, वो पर्टिकुलर मास के थ्रू ही पॉलिनेट होती है और किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर मास जाएगा तो आर्किड की स्पीसीज भी चली जाएंगी। ये इसका एग्जांपल है को एक्सटेंशन। ओके बच्चों, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, यह मैं बता चुका हूँ। किसी बाहरी स्पीसीज को अगर ला दिया जाएगा तो पर्टिकुलर यहाँ की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पॉलिनेशन या पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो है ये मेजर काज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैक्सिमम इंफेरियर स्पीसीज आर एंडेमिक इन विच बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न घाट रीजन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हॉट स्पॉट है, मैक्सिमम एम्फीबियन स्पीसीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिज्म रिफर्स टू, एंडेमिज्म मतलब पर्टिकुलर स्थान के सिवाय वो कहीं पर कोई नहीं पाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक रीजन। मतलब कोई प्लांट स्पीसीज एक ही स्थान पर पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेपेंथीज, नेपेंथीज जो प्लांट होता है क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्या? नेपेंथीज ये क्या है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ये पर्टिकुलर कहाँ पाया जाता है? ये पर्टिकुलर केरला वगैरह में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाता है चीजें। तो वहां के सिवाय नहीं पाया जाएगा, तो ये एंडेमिक स्पीसीज है वहां की, केरला वगैरह की है। तो एंडेमिज्म refers to species confined to that region not found anywhere else, मतलब एक रीजन के सिवाय कहीं नहीं पाया जाएगा, इसको एंडेमिज्म बोलते हैं। बस ऑप्शन ए द राइट आंसर। अदर ऑप्शन confined to that region found elsewhere, तो एंडेमिज्म नहीं रह जाएगा। आज स्पीसीज ऑफ ऑल वैरायटीज, पर्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती है, सभी वैरायटी की स्पीसीज एंडेमिज्म नहीं होती है, ये भी रंग हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a species become extinct, the plant and animal species associated with it obligatory also become extinct, मतलब कि केवल उसी पर आधारित होगी, एक एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो दूसरी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिनोमेना रिफर टू एज क्या? को एक्सटेंशन बोल देते हैं। फ्रेगमेंटेशन नो, एलियन स्पीसीज इन्वेशन नो, ओवर एक्सप्लोटेशन नो, को एक्सटेंशन बोला जाता है। ओवर एक्सप्लोटेशन ने बता दिया टूना फिश हो जाएगा। एलियन स्पीसीज इन्वेशन के एग्जांपल कैक्टस इन ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, ये मोस्ट रीजन था क्या? किसी भी स्पीसीज के डिस्ट्रॉय होने का मोस्ट सबसे बड़ा रीजन क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रॉय एंड फ्रेगमेंटेशन ला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, as you climb up Himalayas the biodiversity इंक्रीज कर रहा है कि अगर आप हिमालय की ओर जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? घटेगी, इंक्रीज नहीं होती है। क्यों? आप प्लेन से माउंटेन की ओर जा रहे हो। ओके, तो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड पर बोल रहा है। लंग ऑफ द प्लेनेट, लंग ऑफ द प्लेनेट क्या होता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट कितना? 20% पूरे अर्थ का ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करता है, लंग ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को। जबकि डेसर्ट किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये राउल्फिया वोमिटेरियस ऑब्टेन किया जाता है, राउल्फिया वोमिटेरियस ऑब्टेन किया जाएगा। जबकि कैंसर ड्रग कौन सी है? एंटी कैंसर ड्रग क्या बोलते हैं? पैक्ली टैक्सल किससे ऑब्टेन किया जाता है? ये टैक्सस ब्रेवी फोलियस ऑब्टेन किया जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? यू ट्री बोला जाता है। ये तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये एंटी कैंसर ड्रग ये यू ट्री हो जाती है। जबकि अगर एक्जोटिक स्पीसीज की बात करें, ये हो जाती है लेंटाना। लेंटाना क्या हो जाता है? ये हमारा एक्जोटिक स्पीसीज हो जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, more than 25% of drug are derived from the plant that kind benefit described, कि 25% ड्रग्स प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन की जाती है। किस तरह बेनिफिट होती हैं? जब हम ड्रग ऑब्टेन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? सेल करेंगे, इसको बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमको ये मनी ऑब्टेन हो जाएगी। जब मनी ऑब्टेन हो जाएगी तो क्या जाएगी? ये हमारा
ये डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू की ओर जाएगी, हमें पैसे प्राप्त होंगे तो इकोनॉमिक बढ़ेगा, तो डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ये हो जाएगी, इनडायरेक्ट नहीं होगी। ओके, जबकि इथिकल वैल्यूज क्या है, इथिकल या मोरल वैल्यूज होती है, प्लांट से सब कुछ हमको ऑब्टेन होता है, हमें हमारा एक मोरल वैल्यू बनता है, इथिकल वैल्यू बनता है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। एस्थेटिक वैल्यू क्या है कि हमको प्लीजर ऑब्टेन होता है प्लांट से, अगर हम फ्लावरिंग कर देते हैं तो हमको देख कर अच्छा लगता है, उसका सुगंध अच्छी लगती है, स्मेल अच्छी होती है, एस्थेटिक वैल्यू हो जाएगा। तो डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू हमारे क्या 25% ड्रग ऑब्टेन हो जाती है। ओके, जबकि एस्थेटिक वैल्यू मैंने बताया कि आप अगर फ्लावरिंग किए हो वहां से आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है, अच्छा अच्छा सुगंध आ रही है, एस्थेटिक वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट, प्लांट कंप्राइज नॉट मोर देन, प्लांट कंप्राइज नॉट मोर देन, कह रहा है कि प्लांट कितना परसेंट होती है, तो आपको पता है कि टोटल जितनी स्पीसीज है 70% क्या है, एनिमल्स हैं। जबकि प्लांट की बात करें तो 22% से ज्यादा नहीं है, ये 22% से ज्यादा पूरा एल्गी फंगाई ब्रायोफाइटा जिम्नो जो मिल करके 22% से ज्यादा नहीं हो पाती है। तो 20% ऑफ टोटल नो, 22% ऑफ द टोटल से एनसीईआरटी की लाइन है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज लंग ऑफ द प्लेनेट, लंग ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये कितना लगभग 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में प्रदान करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर हो जाएगा, लंग ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं 20% टोटल ऑक्सीजन को ये देता है। मेजर काज ऑफ लॉस ऑफ नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स मेजर काज क्या है लॉस होने का, आप एज्यूम करो कि ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है, मीन्स ये माउंटेन्स है, माउंटेन से अब माइग्रेटरी बर्ड जाती है कहाँ पर जाएंगी, यहाँ पर प्लेन है, प्लेन पर यहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड उड़ते उड़ते आती है, ये बर्ड मान लेते हैं यहाँ पर ये उड़ते उड़ते आती है, जहाँ पर आकर के अपना लाइफ ये सीजन में मतलब पर्टिकुलर कोल्ड रीजन कोल्ड टाइम में या ठंड के टाइम में जहाँ पर आती है, गर्म क्षेत्रों में यहाँ पर आकर अपना फिर से वापस हो जाती है। ठीक है, इधर से आई फिर से वापस हो गई। लेकिन अगर इसी कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में जहां से आ तो गई यहाँ पर, बट यहाँ पर इनके रहने का जो स्थान था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, अब क्या होगा, इनके रहने के स्थान मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर ये जा सकती है नहीं, है जा नहीं सकती है, आ तो गई बट जा नहीं सकती है, अब ठंड के टाइम को 2 महीने बिताने थे, रहने के स्थान है नहीं, जा सकती नहीं उस ठंड में, तो क्या होगा, जब रहना नहीं मिलेगा खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यहीं पर ये डेथ हो जाएंगे और एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। समझ में आया, ऐसा क्यों होता है कि माइग्रेटरी बर्ड क्यों सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, इनका फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट लॉस हो जाए। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट इसका मेन रीजन है कि जहां पर ये जाए वहां रहने की स्थान खत्म कर दिया जाए, तो ये वहीं पर इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, मेन है पेस्टिसाइड नो, चेंज इन क्लाइमेट नो, बैड वेदर नो, ऐसा कोई रीजन नहीं, झेल जाएंगे, बट जिसको रहने का ही स्थान नहीं दोगे तो आगे कहाँ सर्वाइव कर पाएगा, आंसर बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व स्टेब्लिश्ड इन 1986 में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। ओके बच्चों, तब अदर नंदा देवी, रेणुका, गुजरात, सुंदरबन, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो मैं टिक कर रहा हूँ वही वही चीजें आप लोग याद करो। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तरांचल में है, ये कहाँ पर है याद कर लो। उसके बाद मनस आता है, ये असम होता है, मनस में कहाँ पाया जाएगा, ये असम में पाया जाएगा, मेनली किसके लिए होता है मनस, ये टाइगर रिजर्व के लिए है। उसके बाद आ जाता है ये सुंदरबन, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है, ये किस लिए फेमस है सुंदरबन, ये मैन ईटिंग टाइगर पाए जाते हैं, मीन्स नर भक्षी इसको बोलते हैं, नर नरभक्षी यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, मीन्स अगर आप गलती से पहुंच गए तो आपको वो लोग निपटा कर खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। ये होते हैं नरभक्षी टाइगर, सुंदरबन में फेमस है ये मैन ईटिंग टाइगर। उसके बाद आता है नीलगिरी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना यहाँ पाया जाता है। जबकि नेक्स्ट आता है कंचनजंगा, ये सिक्किम में पाया जाता है, ये फेमस फेमस में टिक कर जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क
ये बहुत फेमस है, राइनोसेरोस के लिए पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किसके लिए? ये यहीं पर याद करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाया जाएगा, राइनोसेरोस के लिए है। सुंदरबन मैन ईटिंग टाइगर के लिए वेस्ट बंगाल में है, टाइगर पाए जाते हैं। कौन से? वो भी कौन से? मैन ईटिंग टाइगर पाए जाते हैं। जबकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरांचल नैनीताल में पाया जाता है, टाइगर के लिए वो है ये। गिर नेशनल फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में पाया जाता है। एशियाटिक लायन या क्या बोल सकते हैं, अकेला, ये है नेशनल पार्क जहां पर क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं। बब्बर शेर मतलब क्या? छब्बेदार बालों वाले शेर पाए जाते हैं, अकेला एज है नेशनल फॉरेस्ट। ओके, तो उसके बाद आता है कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए, मेन टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका नेक्स्ट आ जाता है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये एलिफेंट के लिए है। ये एलिफेंट के लिए मेनली बांदीपुर पाया जाता है, मैसूर कर्नाटक में पाया जाता है। उसका डेजर्ट नेशनल पार्क कौन सा है? ये डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्लैक बक चिंकारा के लिए है। उसका नंदा देवी नेशनल पार्क, ये व्हाइट टाइगर के लिए है। उसके बाद क्या था? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये कलिडो घाना बर्ड सेंचुरी, ये राजस्थान के बच्चे कोटा वाले जानते होंगे, फेमस फॉर बर्ड, साइबेरियन क्रेन के लिए है ये। राजस्थान ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि कलिडो घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है, फेमस बर्ड के लिए है, साइबेरियन क्रेन के लिए। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है ये? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है डाचिंगम सेंचुरी, ये आ चुकी है डाचिंगम सेंचुरी, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हुंगुल या मस्क डियर के लिए, कश्मीर टैग के लिए पाए जाते हैं। हुंगुल के लिए नीट में क्वेश्चन आ चुका, डाचिंगम सेंचुरी आ चुकी है। नेक्स्ट आ जाता है नागार्जुन सेंचुरी, गुंटूर, ये कहाँ पर है? आंध्रा में है ये टाइगर के लिए है ये। ओके, पेरियार सेंचुरी एलिफेंट के लिए, एलिफेंट के लिए दो हैं, मैंने बताया एलिफेंट के लिए दो है ये। एक हो गया कौन सा? पेरियार हो जाता है, दूसरा हो जाता है बांदीपुर, एलिफेंट वाला याद रखना, बांदीपुर और पेरियार ये एलिफेंट्स के लिए पाए जाते हैं। चिल्का लेक, ये पता है बर्ड सेंचुरी, उड़ीसा में लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, ये कौन सी है? चिल्का लेक है, ब्रैकिश वाटर की है, ये डक या क्रेन्स के लिए है। ये चिल्का लेक आपको याद करना पड़ेगा। मनस मैंने पहले बता चुका हूँ, मनस असम में टाइगर के लिए है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क। अभी आप लोग देखे होंगे येलो स्टोन नेशनल पार्क में क्या वाल्केनो स्प्लिटिंग हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तरांचल में नैनीताल पाया जाता था। स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व रणथंभौर नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाई माधोपुर राजस्थान में है। ये लोगों को पता होगा कि ये सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क पाया जाता है। ये स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया कौन सा? नागार्जुन सेंचुरी, ये कहाँ पर है? गुंटूर आंध्रा। नागार्जुन बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट रणथंभौर राजस्थान में, लार्जेस्ट नागार्जुन है। ओके, याद रखना। उसका नंदन कानन जू जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ये व्हाइट टाइगर के लिए है। जबकि एशियाटिक विल्डेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियाटिक विल्डेस कहाँ? रैन कच्छप गुजरात, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाटिक विल्डेस, रैन कच्छप गुजरात में पाया जाएगा। रेड पांडा कहाँ पर पाया जाता है? इंडेंजर्ड है, ये कंचनजंगा सिक्किम में पाया जाता है। जबकि हुंगुल कश्मीरी टैग इंडेंजर्ड, ये आ चुका है कि कश्मीर टैग हुंगुल कहाँ पाया जाता है? ये डाचिंगम सेंचुरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जबकि साइबेरियन क्रेन मैंने बता चुका हूँ, कलिडो घाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में है ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट, तो बच्चों हम लोग का ये लेक्चर, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन हम लोगों ने पूरा अच्छे से रिवाइज करते हुए कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू जुड़े रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।